हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूँ। और ये एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी और उसी के ऊपर हम ये जो है वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे एनेक्स्चर्स हैं जो कि आपको फिल करने पड़ते हैं जब आप अपनी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो है स्कॉलरशिप अवेल करा रहे होते हो यूजीसी से, या फिर आप अपनी सीनियर रिसर्च फेलोशिप की जो स्कॉलरशिप ग्रांट करती है यूजीसी वो आप रिसीव कर रहे होते हो। और उसको कैसे फिल करना है और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ फिल करनी है, ये पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। सक्सेस क्लासेस की वेबसाइट भी है researchphd.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ आपको डेली क्विजेज, पीएचडी एंड रिसर्च नोटिफिकेशंस, जो भी एडमिशन नोटिफिकेशंस होती हैं, और करियर कॉर्नर में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स की जो भी अभी रिसेंट वैकेंसीज आई होती हैं अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी आपको देखने को मिलती हैं। हम लोग को आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे भी आप फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट में। इस पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ से मुझे ये एनेक्स्चर्स मिले हैं, जहाँ से आपको ये एनेक्स्चर्स डाउनलोड करने हैं, ये भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। आप जा करके जो है इसको डाउनलोड करवा सकते हो। सबसे पहले अपन आते हैं एनेक्स्चर 1 पे, दैट इज़ द रेट ऑफ फेलोशिप, कि कितनी कितनी जो है रेट ऑफ फेलोशिप हमें मिलेगी अंडर जेआरएफ एंड एसआरएफ, है ना। तो आप सब जानते हो कि आपको अपने जेआरएफ क्वालिफाइड से लेकर के 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको जो है किसी भी पीएचडी या एमफिल के लिए, पीएचडी या एमफिल प्रोग्राम के लिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा। और फिर जो है आपको आगे जा कर के 5 इयर्स तक जो है जेआरएफ प्लस एसआरएफ की जो है फेलोशिप मिलती रहेगी। तो 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको अपने आप को एनरोल कराना है और फेलोशिप जो है ये आपको मिलेगी 5 साल तक, जब से आपने जो है अपना पीएचडी का जो प्रोग्राम की जो जर्नी है वो स्टार्ट की है। रेट ऑफ फेलोशिप पे अगर अपन आए डायरेक्टली, तो रेट ऑफ फेलोशिप में यहाँ पे आपको फेलोशिप दी है 16,000 पर मंथ फॉर इनिशियल 2 इयर्स। मैंने आपको बताया था, एक पहली भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि जेआरएफ से एसआरएफ में कैसे जाते हैं, और आज भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पर आपको अगर कंप्लीट डिटेल आपको जानना है कि कैसे अपना जो है एक्टिवेट कराते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप जो है इस स्कॉलरशिप को, जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है इसको आप ले सकते हो, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। फेलोशिप आपको मिलेगी 16,000 पर मंथ फॉर इनिशियल 2 इयर्स, जो कि आपकी जेआरएफ पीरियड रहेगा, और 18,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग टेन्योर, मतलब जो रिमेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको जो 3 इयर्स रिमेनिंग रहेंगे उसमें आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप की 18,000 पर मंथ जो है फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा कंटिजेंसीज फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए कंटिजेंसीज जो फंड है वो मैंने आपको बताया हुआ है। आप आगे जा करके टाइपिंग करवाते हो, स्टेशनरी वगैरह खरीदते हो, तो उसके जो एक्सपेंसेस है वो एनुअली आपको मिलते हैं। जेआरएफ के पीरियड में जो है आपको, अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से है, तो 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 इयर्स मिलेंगे, और 20,500 पर एनम आपको मिलेंगे रिमेनिंग 3 इयर्स। जब आप एसआरएफ अपनी कर रहे होगे तो 20,500 आपको जो है कंटिजेंसीज के लिए मिलेंगे, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो। अगर आप साइंस के जो है सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो कंटिजेंसी आपको मिलेगा 12,000 फॉर 2 इयर्स और 25,000 फॉर रिमेनिंग 3 इयर्स एट द टाइम ऑफ योर एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप का जो आपका टेन्योर चल रहा होगा तब। और एस्कॉर्ट रीडर असिस्टेंस ये मिलता है फिजिकली एंड विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स को, जो कि 2,000 पर मंथ रहता है। रीडर असिस्टेंस या एस्कॉर्ट जिसे आप कह सकते हो। एचआरए के बारे में जो है मैं आपको बता दूं, एचआरए जो है वो अप्रॉक्स 7,400 मिलता है आपको। आपके जेआरएफ में यहाँ लिखा नहीं है, एज पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रूल्स लिखा है, पर मैं आपको बता देता हूँ जो है एचआरए का जो अमाउंट है दैट इज 7,400 पर मंथ एट द टाइम ऑफ योर जेआरएफ, जब आपका जेआरएफ चल रहा होगा। और जब आप प्रमोट हो जाएंगे एसआरएफ के लिए तो आपको 8,400 पर मंथ जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा अपने एसआरएफ टेन्योर में। जेआरएफ में 7,400 पर मंथ और एसआरएफ में 8,400 पर मंथ आपको मिलेगा। तो ये तो एक बेसिक एनेक्सचर होगी कि कितना कितना आपको रेट ऑफ फेलोशिप मिलने वाला है। इसके अलावा ज्वाइनिंग रिपोर्ट ये भी आपको फिल करनी है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट ये सेम है, चाहे किसी ने साइंस में जेआरएफ किया हो, ह्यूमैनिटीज़ से किया हो या सोशल साइंस से किया है। सबसे पहले तो आपको अपनी ऊपर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, ये एनेक्सचर 2 है।
उसके बाद अपना नेम लिखना है यहाँ पे, नेम ऑफ द फेलो में, अवार्ड लेटर, नंबर एंड डेट और यूजीसी सर्कुलर नंबर एंड डेट। जो आपका जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर आपको मिलेगा, जो आगे जा करके आप ये आने वाला है, उसमें जो लिखा हुआ है आपका, जो नंबर लिखा होगा, अवार्ड लेटर नंबर जो लिखा होगा वो आपको लिखना है, और डेट लिखनी है कि कब से आपका जो है वो जेआरएफ जो है आपका क्वालिफाई हुआ है। वो दोनों चीज़ें लिखनी है आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में। अब नीचे आ जाएं, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट यू हैव टू राइट डाउन योर नेम हैज़ ज्वाइन द डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और कोई जो भी आपने किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, फॉर डूइंग एमफिल या पीएचडी इन द सब्जेक्ट ऑफ, कौन से सब्जेक्ट में आपने किया है, इन द सब्जेक्ट ऑफ आप कह सकते हो कि फाइनेंस या अकाउंटिंग। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे लिखना है इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग या मार्केटिंग, है जिसमें भी आप कर रहे हो, अंडर द अबव स्कीम of the JRF in Science, Humanities and Social Science students of University Grant Commission with effect from, कब से आपको जो है JRF अवेल होनी स्टार्ट की है वो आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। ही और शी बिलोंग्स टू डैश, अपनी कैटेगरी जनरल, SC, EWS, ST, OBC जो भी है। हिज और हर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस, जब आपने अपनी PhD स्टार्ट की है वो आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको एक मिला होगा, जिस दिन से आपने अपनी PhD स्टार्ट की है वो आपको मेंशन करनी है। ही और शी विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर ऑफ अवार्ड, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर आर एक्सेप्टेबल टू अवार्डी। अवार्डी मतलब आपकी बात हो रही है यहाँ पे। ऑल्सो सर्टिफाइड दैट फेलो शुड नॉट एक्सेप्ट या होल्ड एनी emoluments paid or otherwise or receive emoluments, salary, stipend etc from any other source during the tenure of the award। जैसे कि आप लोग कहते रहते हो ना कि सर हम रेगुलर जॉब नहीं कर सकते असिस्टेंट प्रोफेसर की, साथ ही साथ हम अपने PhD भी हम करते रहे, उसमें हमको JRF का फेलोशिप मिलता रहे, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या फिर आपको अपनी जॉब करनी पड़ेगी और आप JRF आपको छोड़ना पड़ेगा, या JRF करना पड़ेगा और आपको अपनी जॉब का जो अमाउंट है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है UGC से, या स्टाइपेंड मिल रहा है, या कुछ भी मिल रहा है, एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज़ आप ले सकते हो। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है, अवॉर्डी का नेम, डेट, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल, बैंक अकाउंट नंबर जो कि आपने ओपन करवाया हुआ है फॉर गेटिंग दी स्कॉलरशिप, सुपरवाइज़र का नेम, सिग्नेचर, डेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की आपको सील चाहिए, और रजिस्ट्रार डायरेक्टर जिसको आप दोगे ये सब भर करके, और फिर वो आगे जाकर के UGC में भेजेंगे, और फिर आपको जो है आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अकाउंट नंबर्स वगैरह भी आपको, अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ये सब भी आपको देना है, सील वगैरह भी लगानी है IFSC कोड के साथ। तो ये तो हो गया आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट कि जब आप ज्वाइन कर रहे हो कोई यूनिवर्सिटी फॉर PhD और MPhil। इसके बाद थर्ड एंड नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, कि आप कंटिन्यूएशन बराबर बने हो कि नहीं बने हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें दिस इज टू सर्टिफाइड दैट जो भी आपका नाम है हैज़ कंटिन्यूसली वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, MPhil PhD इन द सब्जेक्ट अंडर द अबव स्कीम, है ना। तो यहाँ पे आपको टिक करना है MPhil में किया, PhD में। उसके बाद वही चीज़ें हैं, नेम, डेट, अवॉर्डी, सुपरवाइजर या गाइड का सिग्नेचर, डेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सील वगैरह, और रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, प्रिंसिपल का आपको सिग्नेचर या डेट यहाँ पे लगेंगे। तो ये आपका कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट है जो कि आपको भेजना पड़ता है यहाँ पे मंथली बेसिस पे, और फिर जाके आपकी जो है फेलोशिप आती है आपके अकाउंट पे, अकाउंट नंबर पे। उसके बाद हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ेगी 6 महीने बाद। उसमें हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का डेट कहाँ से कहाँ तक है वो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द फेलो, आप अपना नाम लिखोगे, नेम एंड डेट ऑफ द अवार्ड लेटर, जो आपके डेट और नेम लिखा हुआ है आपके JRF अवार्ड लेटर में, जो कि अभी आपको मिलेगा UGC से। डिटेल ऑफ रिसर्च के अंदर आप लिखोगे टॉपिक ऑफ रिसर्च, जिस टॉपिक पे आप PhD कर रहे हो। इज द फेलो वर्किंग ऑन द टॉपिक फॉर द अवार्ड ऑफ द डॉक्टरेट डिग्री, मतलब ये जो आपका टॉपिक है क्या इसी के ऊपर आप अपनी डॉक्टरेट डिग्री पे भी, डॉक्टरेट डिग्री के लिए भी आप इसी पे ही अपना रिसर्च कर रहे हो। अगर येस है या नो है तो जो भी है आपको सामने अपने लिख देना है, जो टॉपिक आपने ऊपर लिखा है उसके रिस्पेक्ट में। इफ़ सो द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द यूनिवर्सिटी। अब आपको जो, अगर आप इसी टॉपिक पे जो टॉपिक आपने ऊपर लिखा है उसी के ऊपर अपनी PhD भी कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो है डेट ऑफ यस लिख करके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको, जब आप रजिस्टर हो उस यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में, वो आपको लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिसर्च, कब आपने रिसर्च अपनी इसके ऊपर चालू की, वो लिखना पड़ेगा आपको। यूनिवर्सिटी में, एट द यूनिवर्सिटी अंडर द JRF इन साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, है ना। मतलब इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी के दौरान, मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में हुए हो, एनरोल हुए हो, तब की डेट आपको लिखनी है ना, एट द कमेंसमेंट, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ रिसर्च। और नेक्स्ट है अंडर द JRF इन साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। और जब आप
जब आपको जेआरएफ मिला है, कई बार ऐसा होता है, इसका जो केस है मैं बताता हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है कि आप पहले ही जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे होते हैं और आपका बाद में जो है जेआरएफ होता है। तो उस केस में आपको, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे कि आपका सपोज 1 में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और जून अटेम्प्ट का रिजल्ट आया सपोज जुलाई में, और तब आपका जेआरएफ क्लियर हुआ, तो यहाँ पे आप लिखोगे एट द यूनिवर्सिटी में जब 1 जनवरी, और अंडर द जेआरएफ जब आपको मिल रहा था तब जो है तब की डेट क्या थी वो आपको लिखना है पी में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आपने अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराया है एट द यूनिवर्सिटी तब आपको डेट लिखनी है, और जब आपको जेआरएफ के अंदर आप जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करने लग गए, आपको उसकी भी जो है डेट लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द पीरियड, कितना टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज था, कितना आपने टोटल जो है काम किया है, क्योंकि एक तरीके से ये आपकी हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो आपको लिखना है कि एक्सक्लूडिंग ऑल अदर हॉलीडेज एंड नेशनल हॉलीडेज कितना दिन आपने वर्किंग डेज आपने काम किया है। नंबर ऑफ डेज द फेलो रिमेंड ऑन लीव विद डेट्स, आपको डेट भी लिखनी है कि कब कब आप जो है छुट्टी पे गए। विद फेलोशिप नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डैश टू डैश, जब आप, इसमें 2 कंडीशंस हैं, एक विद फेलोशिप एक विदाउट फेलोशिप। विद फेलोशिप में जब आपका जेआरएफ आपको मिल गया, जब आपने अपना सारा जो है इंटीमेशन दे दिया यूजीसी से और आपको फेलोशिप आने लग गई, तब आप कितने से कितने तारीख तक छुट्टी पे थे, और जब आपको नहीं मिल रही थी तब कितने से कितनी तारीख तक आप छुट्टी पे थे। सपोज आपका जेआरएफ पहले हो जाता है, उसके बाद आप पीएचडी में करते हो, तो फिर विदाउट वाला तो कोई केस आएगा ही नहीं, तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। हर चीज़ भरनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ डेज द फेलो रिमेन आउट ऑफ द स्टेशन फॉर फील्ड वर्क ट्रैवल विद डेट्स एंड प्लेस विजिटेड। कई बार क्या होता है, आपको सेमिनार्स इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए आपको भेज दिया जाता है, कोई आपको मोनोग्राफ या कोई पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आपको भेज दिया जाता है, कहीं आप को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है कि यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आईआईएम में जाकर के आपको लेक्चर्स लेने हैं। तो कब से कब पीरियड तक जो है आप आउट ऑफ स्टेशन रहे और आपने जो है काम किया, वो आपको यहाँ पे अब आगे लिखना पड़ेगा 7th पॉइंट में। नंबर ऑफ डेज डैश फ्रॉम एंड टू डैश, मतलब कब से कब तक आप जो है बाहर रहे, फील्ड वर्क पे रहे, या फिर आप जो है पेपर प्रेजेंटेशन या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कोई टीचिंग वगैरह का आप करने गए, वो आपको डेट लिखना है। प्लेस विजिटेड, कहाँ पे आप गए, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज द फेलो रिमेन्ड प्रेजेंट एट द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज, है ना, कितने दिन तक जो है वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में वो वहाँ प्रेजेंट था, वो आपको लिखना पड़ेगा। जो भी जहाँ पे भी वो गया है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में कितने दिन तक जो है वो प्रेजेंट था, वो आपको लिखना है। उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल पेपर पब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट, है ना, जब आप गए वहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन या फिर फील्ड वर्क पे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपका क्या टाइटल था, किसके ऊपर आपने पेपर प्रेजेंट किया, सब डिटेल आपको देनी पड़ेगी, और साथ में उसको एनक्लोज भी करना पड़ेगा इसके साथ, ये हाफ ईयरली रिपोर्ट के साथ। उसके बाद टाइटल ऑफ मोनोग्राफ रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट, कोई मोनोग्राफ वगैरह लिखा है तो उसका टाइटल क्या था, है ना। टीचिंग वर्क डन, मैंने आपको बताया टीचिंग वर्क अगर आपने कोई किया हुआ है तो उसका जो है आपको डिटेल्स लिखनी है। नंबर ऑफ पीरियड्स टेकन पर वीक इन ग्रेजुएट कोर्स, अगर आप ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको पढ़ाने गए हो तो कितने आपने एक हफ्ते में पीरियड लिए हैं। कई बार जो है डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि आप कोई हायर जो है इंस्टीट्यूशंस या कोई रिनोड इंस्टीट्यूशंस में जा करके आप लेक्चर्स लो, विच इज़ वेरी मच प्रेस्टिजियस ऑल्सो। तो नंबर ऑफ पीरियड्स जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, एक सेपरेट शीट में क्या क्या आपने काम किया वो भी आपको एनक्लोज करना है। अगर आप बाहर गए हो ट्रैवल पे, फील्ड वर्क पे, तो आपको सब जो है बाइफर्केशन के साथ एक सेपरेट शीट यहाँ पे अटैच करनी है। कमेंट्स ऑफ द सुपरवाइजर ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द रिसर्च वर्क ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट, है ना, कि क्या जो है उनका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रही या किस तरीके से उन्होंने जो आपने वर्क एलोकेट किया था वो किया है, वो भी उसका भी जो कमेंट्स वगैरह है वो आपके रिसर्च जो गाइड होंगे, सुपरवाइज़र जो होंगे, जो आपने दूसरी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में जाकर के किया है उससे उसके रिलेटेड जो है उसके रिगार्डिंग जो है आपने कमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी होगा। उसके बाद फिर आपको वही नेम ऑफ कैंडिडेट जो है आपको लिखना है अपना। उसके बाद गाइड, सुपरवाइज़र का नाम और डेट, सिग्नेचर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सील और रजिस्ट्रार डायरेक्टर के जो है सिग्नेचर, डेट, नेम वगैरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। जो चीज़ आपने नहीं की हुई है, सपोज आप नहीं गए पढ़ाने के लिए, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट इज़ योर फॉर्म फॉर सबमिटिंग अकाउंट्स ऑफ कंटिजेंसी
ग्रांट्स एंड द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कंटिजेंसी आपको ग्रांट मिला है ना फॉर स्टेशनरी एंड ऑल, तो वो जो है आपको उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। नेम ऑफ़ द फेलो लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। नेम ऑफ़ द फेलो में जो भी नाम होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। कोड नंबर, मतलब आप कह सकते हो जो भी अवार्ड लेटर में कोड नंबर लिखा हुआ है, जो डेट है उसको आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। नेम ऑफ द स्कीम अंडर विच ही और शी इज़ वर्किंग, कौन सी स्कीम में वो काम कर रहे हैं, पीएचडी एमफिल, वो लिखना पड़ेगा आपको। पीरियड फॉर विच द अकाउंट ऑफ कंटिजेंसी ग्रांट रिलेट्स, है ना, कि जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है, कब से कब तक उन्होंने ये जो कंटिजेंसी जो ग्रांट उनको मिली है, इसका इनका कब से कब तक इन्होंने जो है इसका एक्सपेंडिचर किया है, उसका अमाउंट क्या है, उसका डेट वगैरह आपको जो है नीचे लिखनी है यहाँ पे। जैसे बुक्स एंड अलाइड आइटम्स, टाइपिंग, ये देख सकते हो कि इन सब चीज़ों के लिए आप अपना कंटिजेंसी फंड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। बुक्स एंड अलाइड आइटम्स, टाइपिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, ट्रैवल, फील्ड वर्क, है ना, इन सब चीज़ों के लिए जो है आप अपना कंटिजेंसी फंड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिख लेना है। इस अमाउंट के नीचे ये थोड़ा उधर खिसक गया है, आपको अमाउंट लिखना है और डेट लिखना है कि कितना कितना आपने खर्च किया है और कब से कब तक आपने जो है ये खर्चा किया है, ये किस पीरियड का है, कब से कब तक किया है, ये आपको ऊपर लिखना है। इसके बाद पीरियड फॉर विच कंटिजेंसी ग्रांट इज पेबल, इसके लिए आपको नीचे का जो है पैराग्राफ भरना पड़ेगा। सर्टिफाइड दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ डैश इतना आउट ऑफ द कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ रुपीज़ इतना मेड अवेलेबल टू द फेलर थ्रू बैंक अंडर द यूजीसी स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश, इसमें मतलब जैसे नाम पहले तो रुपये लिख देना है आपको, है ना। पीरियड फॉर विच कंटिजेंसी ग्रांट इज, मतलब अभी आपको पे करना बाकी है, मतलब कभी कभार क्या है कि जो है लिख देते हो आप इसमें कि कितना कंटिजेंसी ग्रांट आपका अभी पे करना बाकी है, उसकी डिटेल्स जो है हमको यहाँ पे नीचे लिखनी है। यहाँ पे आप रुपीज़ आप लिख दोगे कितना अमाउंट है, आउट ऑफ कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ रुपीज़ डैश मेड अवेलेबल टू दी फेलो, मतलब जितना अमाउंट पूरा आया है इसमें से कितना अमाउंट जो है आप फेलो को दिया है, जो भी रिसर्च कर रहा है, थ्रू बैंक अंडर द यूजी स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश, किस चीज़ के लिए दिया है ये भी आपको मेंशन करना है। हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर, मतलब किस चीज़ के लिए, मतलब देयर आर लॉट ऑफ यू नो केसेस जो आप देख रहे हो ऊपर, इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बुक्स एंड लाइट, स्टेशनरी, पोस्टेज वगैरह के लिए। हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज सैंक्शनड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, तो कितना कितना आप यूज़ कर रहे हो कंटिजेंसी फंड से अमाउंट, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ चेक और ऑडिट ऑब्जेक्शन सम इरेगुलरिटीज इज नोटिस्ड एट अ लेटर स्टेज, एक्शन विल बी टेकन टू रिफंड, एडजस्ट और रेगुलराइज द ऑब्जेक्टेड अमाउंट। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो वो अमाउंट आपको जो है रिफंड करना पड़ेगा, खुद अपने जेब से देना पड़ेगा। उसके बाद फिर वही नेम, डेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर, नेम, डेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सील, और जो रजिस्ट्रार हैं या डायरेक्टर हैं उनकी जो सिग्नेचर, नेम, डेट है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये हो गया आपका कंटिजेंसी फंड, जिसकी हेल्प से आप अपनी बुक्स की और ट्रैवल, फील्ड वर्क, इनकी जो एक्सपेंसेस हैं आप पे कर सकते हो। उसके बाद आपका 6th एनेक्चर है हाउस रेंट अलाउंस सर्टिफिकेट। इसमें अलग अलग सर्टिफिकेट्स है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर 1, सर्टिफाइड दैट सो एंड सो पर्सन इज पेइंग हाउस रेंट ऑफ रुपीज़ इतना एंड इज एलिजिबल टू ड्रॉ हाउस रेंट अलाउंसेज एट रुपीज़ डैश एज पर यूनिवर्सिटी रूल विद इफेक्ट फ्रॉम इतना, मतलब इतना वो पे कर रहा है। और जैसे कोई लोग ज़्यादा पे करते हैं पर यूनिवर्सिटी तो ज़्यादा देगी नहीं उसको, आपको तो तय अमाउंट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि इतना अमाउंट ये पे करता है, उसमें से इतना अमाउंट जो है जो आपको जैसे अगर जेआरएफ की बात करूँ तो अप्रॉक्स 7400 रुपीज़ जो है वो आपको मिल रहा है 2 ईयर्स तक, तो वो आपको लिखना है 7400 में से इतना अमाउंट जो है ये हाउस रेंट अलाउंसेज में पे कर रहा है सो एंड सो डेट से विड्रॉ कर रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रार डायरेक्ट प्रिंसिपल के जो है यहाँ पे जो यहाँ पे डिटेल्स लिख लेनी है। इसके बाद सर्टिफाइड दैट, सर्टिफिकेट नंबर 2 ये और में है, इनमें से आपको कोई एक भरना है। सर्टिफाइड दैट मिस्टर एंड मिसेस डैश इज स्टेइंग इंडिपेंडेंटली एंड देयरफॉर इज एलिजिबल टू ड्रॉ हाउस रेंट अलाउंसेज ऑफ रुपीज़ इतना, मतलब अकेले रह रहे हैं वो, और मिनिमम एडमिसिबल टू अ लेक्चरर एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। तो उस केस में है ना, जब अकेले वो रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जब वो इंडिपेंडेंटली स्टे कर रहे हैं, उस केस में आपको उसका अमाउंट जितना वो पे कर रहे हैं और अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिखना है, और रजिस्ट्रार डायरेक्टर प्रिंसिपल के यहाँ पे सिग्नेचर अपने करवा लेने हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 3 में आए, सर्टिफाइड दैट मिस्टर एंड मिस डैश हैज़ बीन प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन दी होटल। अगर आप होटल में रह रहे हो तो उस केस में आपको अपना नाम लिखना है, बट ही और शी कुड नॉट बी प्रोवाइडेड विद सिंगल सीटेड फ्लैट टाइप अकोमोडेशन एज रिकमेंडेड बाय द कमीशन। यूजीसी बोलता है कि सिंगल सीटेड फ्लैट मतलब जो है सिंगल पर्सन के हिसाब से जो फ्लैट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक आपने बहुत बड़ा सा फ्लैट ले लिया, एक पर्टिकुलर इंसान की यहाँ बात हो रही है तो वो सिंगल सीटेड फ्लैट ही लेगा, बहुत बड़ा फ्लैट नहीं ले सकता, जो कि रिकमेंड करती है कमीशन यूजीसी जिसे आप कहते हो। हॉस्टल फीस
एट रुपीज़ डैश पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम डैश इज बीइंग चार्ज फ्रॉम हिम और हर, मतलब हॉस्टल फीस आपको जितना भी हॉस्टल फीस आप पे कर रहे हो जो है उसका आपको यहाँ पे इंक्लूजन लिखना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर सर्टिफिकेट नंबर 3 की बात करूँ तो उसको इसमें आपको अपना नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पे लिखना है कि उसको सिंगल सीटेड फ्लैट नहीं दे पाया जो कि कमीशन बोलती थी, इसलिए वो हॉस्टल में जाके रह रहे हैं और हॉस्टल में पर मंथ इतना अमाउंट पे कर रहे हैं और इस डेट से वो उनको जो है हॉस्टल में अमाउंट देना पड़ रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम। तो ये सिंपल चीज़ यहाँ लिखिए, रजिस्ट्रार डायरेक्टर प्रिंसिपल के यहाँ पे आपको जो है नाम और सिग्नेचर वगैरह लिख लेने हैं। इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ चेक और ऑडिट ऑब्जेक्शन सम इरेगुलरिटीज इज नोटिस्ड एट लेटर स्टेज एक्शन विल बी टेकन टू रिफंड। मतलब वही चीज़ है, अगर कुछ 420 या 420 यहाँ पे हुई तो उस केस में आपको अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। नेम, डेट, सिग्नेचर और बाकी सब चीज़ें जो अक्सर सभी में है वो यहाँ पे भी आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। इसके बाद ये जो है ये यहाँ पे भी आ गया कंटिन्यूएशन। ये आपका जब आप JRF से SRF पे अपग्रेड हो रहे होगे तब का ये एनेक्स्चर है जो कि आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा 6 में भी और अलग से भी दिया हुआ है अपग्रेडेशन फ्रॉम JRF टू SRF। मतलब 2 साल का JRF का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होता है जो कि 3 मेंबर्स असेसमेंट कमिटी के जो होते हैं वो लेते हैं और फिर आगे जा करके क्योंकि उसका अमाउंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है 31,000 जो है वो अप्रोक्स आप जब JRF टेन्योर में रहते हो तब आपको मिल रहा होता है और जब SRF कर रहे होते हो तो आप 35,000 आपको मिलता है। सॉरी। असेसमेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज डैश, अपना नाम लिखना है। JRF वर्किंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, कॉमर्स मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज, आपको यूनिवर्सिटी वगैरह का यहाँ नाम लिखना है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑन डेट, मतलब जब आपका 2 साल कंप्लीट हुआ है जिस डेट को, वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी, आउटसाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक बाहर से जो व्यक्ति आएगा वो उसकी यहाँ पे जो है नेम और डेजिग्नेशन लिखना है, कौन है। सुपरवाइजर ऑफ रिसर्च स्कॉलर, आपका सुपरवाइजर, उनका नेम और डेजिग्नेशन लिखना है। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो आपकी डिपार्टमेंट का है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने ज्वाइन किया, वो जो PhD प्रोग्राम है, PhD रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यूनिवर्सिटी आपको एलोकेट करती है। डेट ऑफ मीटिंग, कब ये जो है मीटिंग हुई है और टाइम लिखना है। वेन्यू ऑफ असेसमेंट इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी में हुआ है या कहीं होटल वगैरह में हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ द कमिटी असेस द प्रोग्रेस ऑफ द कैंडिडेट थ्रू देयर प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड रिकमेंडेड एज फॉलोज। उन्होंने इंटरव्यू लिया है जिससे ये पता चले कि वो JRF से SRF की तरफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप से सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अपग्रेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसके बाद ये रिकमेंडेशन आपको फिल करनी पड़ेगी इन व्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, जो भी आपको लग रहा है ऑफ द JRF एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ही और शी हैज़ पब्लिश द वर्क टू हिज और हर क्रेडिट। द कमिटी रिकमेंड्स दैट मिस्टर एंड मिसेज मे बी अपग्रेडेड और नॉट अपग्रेडेड फ्रॉम JRF टू SRF। ये आपको भरना है, अगर आप अपग्रेडेड हो तो अपग्रेडेड पे टिक लगा दो और अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा आपका इंटरव्यू तो नॉट अपग्रेडेड में टिक कर दोगे। इसका मतलब ये है कि आपको JRF का ही अमाउंट सिर्फ मिलेगा, आप SRF के लिए प्रमोट नहीं हो सकते और SRF का जो अमाउंट है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है JRF से। 35,000 होता है आपका SRF में जो भी फीस वगैरह का होता है। 8400 पर मंथ मैंने बताया आपको HRA के लिए होता है और कंटीजेंसी फंड भी मैंने बताया था ना इससे पहले हम लोगों ने जो एनेक्स्चर 1 देखा उसमें 20,500 पर ईयर लिखा हुआ था कंटीजेंसी फंड, वो आपको नहीं मिल पाएगा और आपको पुराना वाला ही मिलेगा, JRF वाला ही मिलेगा अगर आप अपग्रेड नहीं हुए तो। और बाकी वही चीज़ें हैं, सिग्नेचर, नेम, डेट और ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, सुपरवाइजर के और रजिस्ट्रार के। सो दीज आर दी एनेक्स्टर्स जो कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है JRF हो गया है और वो PhD के लिए कहीं ना कहीं एनरोल हो गए हैं तो उनको ये फिल करना पड़ेगा और ध्यान से फिल करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रार, जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है। फिर जो रजिस्ट्रार है वो जो है भेजेंगी, अपलोड करेंगी सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी UGC को, और जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होगा वो अपलोड करेंगी UGC की वेबसाइट पे। फिर आगे जा कर के आपका जो अकाउंट नंबर होगा वहाँ पे आपको जो है आपकी स्कॉलरशिप आएगी। सो दिस वाज द एंटायर वीडियो ऑन द एनेक्स्चर्स जो कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जो है डिटेल में बताऊँ और मैंने कोशिश की है कि आपको एनेक्स्चर्स जो है ये रूबरूब करा दूँ। देयर आर टोटल 7 annexures that you have to keep in mind if you are applying for JRF और senior research fellowship। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।